देखिए, हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर चल रहा था और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हम बोर का एटॉमिक मॉडल कर चुके थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में लाइमैन बामर पास्कल ब्रैकेट फुंड की बातें कर चुके थे और हमने मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कर लिया था, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट फॉर E/m कर लिया था, बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ भी कर लिया था। आप लोग एक काम करें कि ये मॉडर्न फिजिक्स के जो सारे वीडियो हैं ना, एक बार दोबारा देख लें आप, ठीक है? तो उससे क्या होगा, सब एक को रिलेट हो जाएंगे आप लोगों को, हैं। अभी आप लोगों के पास में समय भी काफ़ी है, इस सेशन में तो आपका समय ही समय रहा है। आप स्कूल गए नहीं कोई ख़ास, हैं? स्कूल गए क्या? बिल्कुल ही नहीं गए, खास क्या, एक भी दिन स्कूल के दर्शन नहीं किए हैं। तो इस साल तो आपके पास समय काफ़ी है। तो हम अब आज मैं दो छोटी छोटी बातें करूँगा, उसके बाद अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, फिर हम न्यूक्लियस चालू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉम्पटन इफेक्ट। देखिए, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है एक्चुअल में। कॉम्पटन इफेक्ट एक फिनोमेनन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में, जो कि फोटोन थ्योरी के सपोर्ट में होता है। यानी कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो जो एक्सप्लेन किया गया था वो फोटोन थ्योरी से किया गया था। इसी तरीके से कॉम्पटन इफेक्ट को भी फोटोन थ्योरी से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, ये दोनों इस चीज़ का प्रूफ हैं कि जो लाइट है उसका वेव नेचर मात्र नहीं है, उसके साथ में क्या है, पार्टिकल नेचर भी है। तो चलिए हम कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, एक फोटोन आता है, वो फोटोन एक पार्टिकल से टकराता है और टकरा करके पार्टिकल को चला देता है और खुद चला जाता है। तो देखिए क्या है, व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन, अब आप इस बात को समझिए, हाई एनर्जी फोटोन क्या होता है जी? हाई एनर्जी फोटोन होता है लो लैम्डा और हाई फ्रीक्वेंसी, ये हाई एनर्जी फोटोन होता है। तो व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन कोलाइड्स और स्कैटर्ड by a material particle, अब आप मटेरियल पार्टिकल क्या होता है? मटेरियल पार्टिकल मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, या न्यूट्रॉन होता है, या कोई भी पार्टिकल, है ना? हाँ, और एनी पार्टिकल, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो व्हेन अ हाई एनर्जी फोटोन कोलाइड्स और स्कैटर्ड बाय अ मटेरियल पार्टिकल, then some of the energy of the photon is given to the particle and hence energy of photon decreases, lambda increases, frequency decreases, है ना? increase in lambda, increase in wavelength, है ना? increase in wavelength माने lambda is called Compton shift। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, किसी भी तरह का पार्टिकल है। वहाँ से एक फोटोन आया, फोटोन ने पार्टिकल से कोलिजन किया। मान लो पार्टिकल यहाँ था, फोटोन ने कोलिजन किया, पार्टिकल उधर चला गया, फोटोन इधर चला गया। अब पार्टिकल और फोटोन दोनों अलग अलग रास्ते पर चले गए। फोटोन ने अपनी एनर्जी थोड़ी सी पार्टिकल को दे दी,
तो जब फोटोन ने पार्टिकल को एनर्जी दे दी तो फोटोन की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। फोटोन की एनर्जी जब कम हो गई तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी घट गई, तो फ्रीक्वेंसी घट गई और वेवलेंथ बढ़ गई। इसे हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट फंडामेंटली क्या है? व्हेन अ हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन collides or scattered by a material particle, then some of the energy of the photon is given to the particle and hence energy of photon decreases, lambda increases, frequency decreases, increase in wavelength of photon is called Compton effect, Compton shift, है ना? This phenomenon is called Compton effect, राइट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए यहाँ से कोई फोटोन आ रहा है। फोटोन जब आ रहा है तो इसकी इनिशियल एनर्जी है एच न्यू, इसका इनिशियल मोमेंटम है एच अपॉन लैम्डा। ये जो इनिशियल एनर्जी एच न्यू है इसे हम एच सी अपॉन लैम्डा कह सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक पार्टिकल रख दीजिए। ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, ड्यूट्रॉन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, न्यूक्लियस भी हो सकता है, कोई एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, राइट। अच्छा, अब आपका फोटोन जो है वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है। आपका फोटोन चला गया उधर, मान लो ऐसे ही, ये आपका पार्टिकल आ गया इधर, पार्टिकल आपका आ गया इधर, करेक्ट। ये पार्टिकल का mv है मोमेंटम। वो फोटोन का न्यू एनर्जी, फोटोन की न्यू एनर्जी हो जाएगी E डैश इज h न्यू डैश। फोटोन का जो न्यू मोमेंटम है P डैश, है ना, P डैश, ये हो जाएगा h अपॉन लैम्डा डैश। ये आपका mv है। मैं इसको कहता हूँ फाई। फाई को कहते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग और इसको मैं कहता हूँ क्या, थीटा। तो देखिए फाई है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, फाई को कहता हूं स्कैटरिंग एंगल। एक्चुअली ये जो फोटोन आकर के पार्टिकल से टकराता है और अपना रास्ता बदल लेता है, इसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। कोई भी फोटोन जब आता है और रास्ता बदल देता है तो इसको हम स्कैटरिंग कहते हैं, करेक्ट। अब आपका ये mv है तो mv का कंपोनेंट आएगा इधर mv cos थीटा और इधर आएगा mv sin थीटा, आएगा ना, राइट। इधर इस p का कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ h अपॉन लैम्डा डैश cos फाई और इधर की तरफ क्या आएगा, इधर की तरफ आ जाएगा h अपॉन लैम्डा डैश साइन फाई। हम क्या पता लगाएंगे, हम पता लगाएंगे कॉम्पटन शिफ्ट। देखिए कॉम्पटन शिफ्ट का हम पता लगाएंगे। आज का हमारा प्रोजेक्ट है डेल्टा लैम्डा बराबर क्या, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो हम कॉम्पटन शिफ्ट का पता लगाने जा रहे हैं। मैं इसमें फोटोन थ्योरी काम में लूँगा। फोटोन थ्योरी काम में लेने का मतलब है कि मैं फोटोन को एक एनर्जी पैकेट मानूंगा या एनर्जी पार्टिकल मानूंगा और एक पार्टिकल की तरह इसका एनालिसिस करूंगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ मैं दो रूल्स काम में लूँगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए सबसे पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम सबसे पहले एक्स डायरेक्शन के अंदर लिख लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम। तो देखिए फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का लिख रहा हूँ, टक्कर के बाद वाला, टक्कर के बाद वाला एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम देख लीजिए आप, टक्कर के बाद वाला एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम देख लीजिए आप, राइट। चलिए मैं लिख रहा हूँ h अपॉन लैम्डा डैश कॉस फाई प्लस mv कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉस फाई लिखो, फाई एंगल ऑफ स्कैटरिंग है ना क्या, ये है कॉस थीटा बराबर इनिशियल आ जाएगा h अपॉन लैम्डा। ये आपका x डायरेक्शन का मोमेंटम आ गया। अब हम बात करेंगे y डायरेक्शन के मोमेंटम की। तो
एच अपॉन लैम्डा डैश साइन फाई माइनस एम वी साइन फाई साइन थीटा इट इज इक्वल टू 0 आ गया। देखिए कुछ नहीं किया है हमने ये जो मोमेंटम था ना बाद वाला एच अपॉन लैम्डा डैश, इसके दो कंपोनेंट किए, एच अपॉन लैम्डा कॉस फाई, एच अपॉन लैम्डा साइन फाई, इसके भी दो कंपोनेंट किए और हम अपने एक्स एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट इक्वेट कर दिए पुराने वाले से। वाई वाई डैश वाले जो कंपोनेंट है वाई डैश वाले, वो हमने पुराना जो है वाई कंपोनेंट 0 था, है ना। हाँ, तो देखिए इनिशियली आपका जो पी एक्स था, आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, इनिशियली आपका जो पी एक्स था वो एच अपॉन लैम्डा था, है ना। फाइनली आपका जो पी एक्स डैश था वो था एच अपॉन लैम्डा डैश कॉस फाई प्लस एम वी कॉस थीटा था, राइट। बाद वाला आपका जो पी वाई डैश, पी वाई था शुरू वाला 0 था, बाद वाला पी वाई डैश जो है वो भी 0 हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा डैश साइन फाई माइनस एम वी साइन थीटा ये आएगा, तो वो 0 ही हो जाएगा, राइट। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। मैं एक बार इक्वेशन नंबर 1 और 2 को रीराइट कर रहा हूँ, आप लोग चेक करेंगे ज़रा। मैं रीराइट कर रहा हूँ इन दोनों इक्वेशंस को। देखिए एम वी कॉस थीटा बराबर एच अपॉन लैम्डा माइनस एच अपॉन लैम्डा डैश कॉस फाई, आप चेक करें। इसके बाद में एम वी साइन थीटा बराबर ये एच अपॉन लैम्डा डैश आएगा ना, एच अपॉन लैम्डा डैश साइन फाई। आप देखिए इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा है। अब पता है मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को स्क्वायर करूँगा, ऐड करूँगा, स्क्वायर स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को स्क्वायर करिए और ऐड करिए। जब आप दोनों को स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर करिए तो एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर लैम्डा डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आएगा। आप जब इस नीचे का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर लैम्डा डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आएगा। कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। यानी आप सीधे लिख दीजिए एच स्क्वायर लैम्डा डैश स्क्वायर, लैम्डा डैश स्क्वायर माइनस 2 एच अपॉन लैम्डा डैश कॉस फाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, करेक्ट। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं ज़रा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूँगा, है ना। चलिए जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए जी, सबसे पहले हम कॉलिजन के इनिशियल वाली एनर्जी की बात करेंगे। तो इनिशियल एनर्जी ई आई माने इनिशियल एनर्जी, ये लीजिए जी, मैं इनिशियल एनर्जी लिख रहा हूँ। इनिशियल एनर्जी है, ये आपका फोटोन था, फोटोन की इनिशियल एनर्जी एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा है, करेक्ट। तो मैं लिख देता हूँ इसको एच सी अपॉन लैम्डा, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस ये यहाँ पे मास पार्टिकल था। मास पार्टिकल का रेस्ट मास हम मान लेते हैं एम नॉट, ये आपका रेस्ट मास है एम नॉट। तो एम नॉट जब रेस्ट मास है तो इसकी एनर्जी आएगी एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। हाँ जी, यही होती है एनर्जी। मास इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। इस समय इसका कोई मोमेंटम वगैरह नहीं है, स्टेशनरी मास है, रेस्ट मास है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब ये चलेगा टक्कर के बाद में, जब ये दौड़ लगाएगा तो इसका मास हो जाएगा m, इसकी स्पीड हो जाएगी v। तो पता है m की वैल्यू क्या होती है, रिलेटिविस्टिक मास। m की वैल्यू आप सब जानते हैं, m इक्वल टू है m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप इसको स्क्वायर करें, करिए स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, ये सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा।
यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं बताता हूँ आपको, स्क्वायर करने के बाद क्या चीज़ आएगी, ये आएगा m इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है आपके पास, ठीक है। इसका यूज अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। इनिशियल एनर्जी आपकी ये है। अब मैं फाइनल एनर्जी लिख रहा हूँ, तो देखिए फाइनल एनर्जी लिख देता हूँ मैं, ई फाइनल, फाइनल एनर्जी आप चेक करेंगे, फाइनल एनर्जी लिख रहा हूँ मैं, एच सी अपॉन लैम्डा डैश, लैम्डा डैश प्लस एम इंटू सी स्क्वायर। इसे रिलेटिविस्टिक एनर्जी कहते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर रिलेटिविस्टिक एनर्जी ही काम में लेनी है ना। हाँ, यहाँ जो है रेस्ट मास एनर्जी, जब वो हम मास एनर्जी कन्वर्ट करते हैं तो रिलेटिविस्टिक ही काम में लेते हैं, उसमें सारी एनर्जी आ जाती है उसकी। तो आपकी ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी हो गई, करेक्ट। अब हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चाहिए ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों एनर्जीज को इक्वेट करेंगे। फाइनल एनर्जी बराबर इनिशियल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी बराबर इनिशियल एनर्जी। तो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग चेक करेंगे, एच अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा डैश प्लस एम इंटू सी स्क्वायर बराबर एच सी अपॉन लैम्डा प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। हाँ जी, मैं अब यहाँ लिख देता हूँ एच अपॉन लैम्डा डैश, या एच अपॉन लैम्डा लिख लो, है ना, कोई भी लिख लो, एच अपॉन लैम्डा डैश माइनस एच अपॉन लैम्डा, इट इज इक्वल टू एम नॉट माइनस एम इंटू सी। आप चेक कर लो, ठीक है, ओके। अब देखिए आप, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ इस इक्वेशन का, तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा, इस इक्वेशन का स्क्वायर करने पर आएगा एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा डैश स्क्वायर माइनस 2h अपॉन लैम्डा h अपॉन लैम्डा डैश, इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर m माइनस एम नॉट का होल स्क्वायर, है ना। यस, अब आप यहाँ से एक काम करें, ये जो 2h अपॉन लैम्डा h अपॉन लैम्डा डैश है ना, वो यहाँ पे ये रहा, इसकी वैल्यू इसमें से निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो गया ना। अब यहाँ पर आप इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए, राइट, ओके। इक्वेशन नंबर 4 जो है ना, इसको अगर हम रीराइट करें तो ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को देखो, चलो उसको जरूरत पड़ेगी जब लिख लेंगे। फिलहाल आप इक्वेशन नंबर 5 में से ये वाली चीज़ निकाल दीजिए, ये वाली चीज़, और यहाँ पर भी आप ये वाली चीज़ निकाल दीजिए। एक्चुअल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चाहें तो यहाँ से केवल ये चीज़ ले सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा डैश स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ट्वाइस एच अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा डैश, आप ध्यान दीजिए, प्लस सी स्क्वायर इंटू एम माइनस एम नॉट स्क्वायर। चेक करो, जब आप वहाँ से, अब आपको ये वाली चीज़ यहाँ पुट कर देनी है, बस इतना ही कार्यक्रम करना है आपको। तो मैं यहाँ से ये चीज़ साफ़ करता हूँ, बोर्ड को साफ़ कर रहा हूँ, आप देखना यहाँ से, है ना, मुझे चाहिए जगह थोड़ी सी, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। हमारा काम क्या है, हमारा काम है कॉम्पटन शिफ्ट का पता लगाना। तो देखिए, जो हमारा टारगेट है इसको करने का, वो मैं क्लियर कर देता हूँ, वो मैंने यहाँ रख रखा है, मैं उसको नहीं मिटा रहा, है ना। देखिए आप, इक्वेशन नंबर 3 एंड 5, इसको आप 5 बोल सकते हैं, है ना। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 5,
3 में बेटा ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं उससे। तो देखो क्या हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 3 लेफ्ट हैंड साइड पे m स्क्वायर v स्क्वायर है इक्वल टू दिस थिंग इज देयर, है ना। तो आप चेक करना 2h अपॉन लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस फाई। आप चेक करो, ये 1 माइनस कॉस फाई आ गया, वो वाला 1 था, है ना। और ये साथ में वो चीज़ बच गई, क्या, c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर माइनस 2m m नॉट, ये आपका बच गया, राइट। अब आप एक बार कैलकुलेशन चेक करना ज़रा, ये m स्क्वायर c स्क्वायर है, उधर m स्क्वायर c स्क्वायर है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसको उधर लेके जा रहा हूँ एक बार, है ना। हाँ, एक बार आप जो है थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ जब आप उधर ले जाएंगे तो देखो क्या होगा, आप इसको 0 कर दीजिए, 0 इक्वल टू ट्वाइस h अपॉन लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस फाई प्लस c स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना, नहीं सॉरी m स्क्वायर कॉमन ले लो, m स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या होगा, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर होगा प्लस m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर होगा माइनस 2m m नॉट c स्क्वायर होगा। आप चेक करिए, ये आ गया आपका 0 इक्वल टू ट्वाइस h अपॉन लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये रखा m c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यहाँ पर m स्क्वायर है ना, ये तो ये कितना होगा, m नॉट स्क्वायर c नॉट स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा 2m नॉट स्क्वायर c नॉट स्क्वायर माइनस 2m m नॉट c स्क्वायर, करेक्ट। चलिए अब हम इसको इधर ले आए, इधर ले आते हैं। देखिए यहाँ से मैं इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। यस दिस, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसको हमने जिंदा रख रखा है। चलिए जरा इधर से चेक करना, मैं इसको लिख रहा हूँ 2m नॉट इंटू सी स्क्वायर कॉमन, 2m नॉट इंटू सी स्क्वायर कॉमन लेकर के मैं इस साइड में ले जा रहा हूँ इसको। आप यहाँ चेक करेंगे m माइनस एम नॉट आएगा, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस h अपॉन लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस फाई, करेक्ट। चेक करिए, अब आपका ये जो m माइनस एम नॉट है ना, m माइनस एम नॉट इंटू सी, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पर है, देखो ये रखा, ये रखा, ये बहुत खास बात है, 4th नंबर वाली इक्वेशन। m नॉट माइनस एम, वो माइनस में लिखा हुआ है, ध्यान देना, है ना। यहाँ m माइनस एम नॉट है, m माइनस एम नॉट है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ ट्वाइस m नॉट c, ये c स्क्वायर है, उसको c लिख रहा हूँ, एक c वहाँ लेके जा रहा हूँ उस इक्वेशन के लिए, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ h अपॉन लैम्डा माइनस h अपॉन लैम्डा डैश, इट इज इक्वल टू 2h अपॉन लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस फाई, है ना। यहाँ ध्यान दो, ये m नॉट माइनस एम था, मैंने वहाँ यूज लिया m माइनस एम नॉट, तो आप यहाँ से इक्वेशन को चेक करें तो यू विल डू दैट, राइट। अब देखिए, मैं यहाँ से जो है 2 से 2 उड़ा दूँ, लैम्डा डैश कॉमन ले लेता हूँ, h कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो देखिए ये आ जाएगा h अपॉन एम नॉट सी, नीचे ये लैम्डा डैश एलसीएम आएगा, और यहाँ आएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इट विल बी इक्वल टू
एच अपॉन लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस फाई। अब आप लैम्डा डैश कैंसिल कर दीजिए, एच से एक एच चला जाएगा, उधर कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा डैश पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में आ गया रिजल्ट। तो आपका रिजल्ट आ चुका है। क्या रिजल्ट आ चुका है? लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर आ गया है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर क्या आ गया है? एक मिनट जरा, ये मैं उल्टा लिख गया क्या? नहीं, ये तो मैं गलत लिख गया ना। H नीचे आएगा ना? नहीं, कोई भी नीचे नहीं आएगा, ये जो है ना H इंटू एम नॉट सी रहेगा ये। ओके, अब देखिए इस H से एक H कट जाएगा और ये आ जाएगा क्या? हाँ, ये एम नॉट सी उधर जाएगा, तो H अपॉन एम नॉट सी आएगा यहाँ पे, और ये आएगा 1 माइनस कॉस फाई। आप देखिए ये कॉम्पटन शिफ्ट है, कॉम्पटन शिफ्ट है। हम ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा डैश बराबर है लैम्डा प्लस एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। ये जो एच अपॉन एम नॉट सी है, इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, अलग कलर से लिख देता हूँ, मैं रेड कलर के पेन से लिख देता हूँ, है ना। तो ये आपका कॉम्पटन वेवलेंथ है फाइनल, मतलब फाइनल जो है ना, और कॉम्पटन शिफ्ट जो है आपका ये वाला हुआ, दिस इज कॉम्पटन शिफ्ट, दिस इज कॉम्पटन शिफ्ट, है ना। और आपके पास लैम्डा डैश ही आया। तो देखिए लैम्डा डैश बराबर है लैम्डा प्लस एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। फाई आपका एंगल स्कैटरिंग एंगल है, स्कैटरिंग एंगल है। लैम्डा अपॉन ये एच अपॉन एम नॉट सी, इसे कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। इसका नाम है कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ दी पार्टिकल। दी पार्टिकल का मतलब जिस पार्टिकल को हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे H आपका प्लांक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। C आपका स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। एम नॉट क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल जिससे आप कोलिजन करा रहे हैं। इट माइट भी इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप इलेक्ट्रॉन का मास रखिए, इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये कॉम्पटन वेवलेंथ किसके लिए आएगी? इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी। प्रोटॉन का रखेंगे, प्रोटॉन के लिए आएगी। ड्यूट्रॉन का रखेंगे, ड्यूट्रॉन के लिए आएगी। अल्फा पार्टिकल का रखेंगे, अल्फा पार्टिकल के लिए आएगी। जो रखेंगे उसका आएगा जी। तो ये कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल आएगी। ये है ना आपका पूरा का पूरा कॉम्पटन शिफ्ट का डेरिवेशन था। ये केवल आपको डेरिवेशन मैंने इसलिए करा दिया है कि आपको लगे कि हाँ चीज़ें फिजिक्स में रिलेटेड होती हैं, कहीं से उठ करके नहीं आती हैं, है ना। हाँ, बाकी ये जो है एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये चीज़ पूछते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट पूछते हैं अगर आपको स्कैटरिंग एंगल फाई दे रखा है तो। ठीक है, ओके। एक अब हम वो करेंगे अल्फा स्कैटरिंग के बारे में, मैं आपको समरी बना दूंगा पूरी, क्योंकि उसका डेरिवेशन तो हम करेंगे नहीं, डेरिवेशन आपके सिलेबस से बाहर है। ये वाला भी इस वजह से सिलेबस से बाहर है, ये बोर्ड में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। वो तो मैंने करा इसलिए दिया कि आपको लगे कि हाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम में आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम में आ रहा है, और फिर केवल कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम गोल्ड फॉइल। हम एक्चुअल में उसके कुछ फॉर्मूले जो है ना बताएंगे। वैसे तो ये जो है ना ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस बार जो जनवरी वाला जेई मेन हुआ था उसमें पता नहीं क्वेश्चन डाल दिया था इन्होंने, है ना। अब वो क्यों डाल दिया था, कैसे डाल दिया था, क्योंकि वो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं, और करीब 15-20 साल पहले जो है ना हम लोग पढ़ाते थे ये चीज़ें, लेकिन अब ये सवाल आ गया ना जनवरी में, हाँ, इसलिए हमें थोड़ा सा डर लगने लग गया। अब जैसे थर्मोकपल वगैरह है, केमिकल एंड थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये 5-6 चीज़ें हैं कुल मिलाकर के टोटल सिलेबस में, ये हम लोग 10-15 साल पहले पढ़ाते थे।
अब क्योंकि पिछली बार जनवरी में एक सवाल आ गया, और एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक सवाल कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब पता नहीं जनवरी में उन्होंने वो दिया, इस बार ये दे दे मैं तो है। तो ये जो 5-6 बातें हैं सारी मैं पढ़ा दूंगा, भले ही इनमें है, ठीक है, हमारा 2-3 घंटा लगेगा, लेकिन अगर सवाल आ गया तो आप जीत जाएंगे, है ना। चलिए, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बात करता हूँ। मान लीजिए यहाँ कोई सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। इस अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है, इसमें से काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल निकल करके आते हैं, 1 2 3 4 5 हज़ार 10,000 करोड़, बहुत सारे निकल के आते हैं ना। यहाँ एक गोल्ड फॉइल है, सोने की पन्नी है, पतली पन्नी है ना, माइक्रोमीटर रेंज में। अब ये आते हैं और अल्फा पार्टिकल टकरा करके इनसे स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर्ड मतलब छितरा जाना, स्कैटर्ड मतलब छितरा जाना, इधर उधर फैल जाना। अब अगर हम एक एटम के ऊपर बात करें तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ एक एटम की, एक बार आप वर्ड टू वर्ड देखना। ये एक एटम है, एटम का एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, हाँ। न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट करता है वो एक बहुत छोटी सी रेंज में करता है। यानी न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं है कि बड़ी रेंज के लिए लगता है, छोटी सी रेंज के लिए लगता है। तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अब ये यहाँ आ रहा है तो सीधा निकल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से भी अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो सीधा निकल जाएगा, यहाँ से भी अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो सीधा निकल जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि एवरी एटम के लिए जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है जहाँ पर डेविएशन स्टार्ट होता है। यानी कि न्यूक्लियस अपना इफेक्ट क्रिएट करता है। तो क्या होता है, जैसे ये जो न्यूक्लियस है इससे कुछ डिस्टेंस ऐसी होती है कि उसके बाहर जो अल्फा पार्टिकल आते हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता न्यूक्लियस का, सीधे सीधे निकल जाते हैं। तो यहाँ जो अल्फा पार्टिकल आया था वो एकदम सीधा निकल गया था, सीधे निकल गए, एकदम सीधे, एकदम सीधे निकल गए। लेकिन यहाँ जो अल्फा पार्टिकल आया है, अगर वो इस डिस्टेंस के थोड़ा सा यहाँ निकला तो ये सीधा नहीं निकल पाता है। निकलना तो चाहिए था लेकिन सीधा नहीं निकल पाता है, ये थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, रास्ता बदल देता है। क्योंकि इस न्यूक्लियस ने, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसने अल्फा पार्टिकल को क्या कर दिया, धक्का मार दिया कि चल जाओ उधर जा। अच्छा, अगर ये अल्फा पार्टिकल और पास में आता है तो, अगर मान लो ऐसे आ रहा है तो धक्का और तेज पड़ता है, धक्का और तेज पड़ता है, फिर ये ऐसे चला जाता है। और अगर और पास आ रहा होता है तो फिर और तेज इम्प्रेशन पड़ता है कि चलो जाओ उधर जाओ। और अगर और पास आ रहा है तो भैया और ख़तरनाक हो जाता है, ऐसे चला जाता है। और एकदम सेंटर टू सेंटर आ रहा होता है तो फिर 180 डिग्री से घूम जाता है। इसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है जहाँ से डेविएशन स्टार्ट होता है, इसका नाम है इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एट विच स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल स्टार्ट्स। तो देखिए, बी को हम क्या कहेंगे? इम्पैक्ट पैरामीटर। It is that distance from the nucleus, from the center of nucleus, at which scattering of alpha particles start. देखिए, if distance is less than b, if distance is less than b से कम हो तो scattering takes place, है ना। if distance is greater than b, no scattering,
तो फिर कुछ नहीं, सीधा ही निकल जाता है। आपने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ पढ़ा होगा कि नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस यहाँ पे। तो आपने पढ़ा होगा कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे निकल जाते हैं, कोई इधर उधर रास्ता नहीं बदलता है। बहुत रेयर कोई अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं, और बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, है ना, रेयर देन रेयरेस्ट कोई होता है जो सीधा 180 डिग्री पर चला जाता है। इसी से तो एस्टिमेट किया कि भैया ज़्यादातर पार्ट जो है मटेरियल का वो खोखला है, बहुत कम कोई पार्ट है जो स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, राइट। चलिए अब देखिए, मैं आपको इम्पैक्ट पैरामीटर का जो है ना वो बताता हूँ कि क्या चीज़ है। अगर ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये आपका इम्पैक्ट पैरामीटर है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर वो है कि उससे पहले अगर अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो स्कैटर्ड होगा, और उसके बाहर वाला आ रहा है तो स्कैटर्ड नहीं होगा। जैसे ये इम्पैक्ट पैरामीटर मान लो इतना है, अब यहाँ आया तो चीज़ सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ये ऐसे इम्पैक्ट पैरामीटर की बाउंड्री पर आया तो फिर सीधा नहीं निकलेगा, फिर ऐसे घूम जाएगा। ये जो एंगल आया है एग्जैक्टली बीटा पर कि फिर ये ऐसे चला गया है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। थीटा कह दो या फाई कह दो, है ना, हाँ, थीटा कह दो या फाई कह दो, एक ही बात है। तो इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। चलिए अब मैं कुछ बातें करता हूं, और वो बातें क्या हैं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं हमारी, सिंपल कैलकुलेशन है। मान लीजिए हमारे पास एक गोल्ड फॉइल है ना, तो मैं गोल्ड फॉइल के बारे में कुछ बातें करता हूँ। गोल्ड फॉइल की थिकनेस जो है ना वो अगर टी है, टी थिकनेस है बेटा, और इसका एरिया ए है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल। तो मान लीजिए ये हमारे पास गोल्ड फॉइल है, इसकी थिकनेस टी है और इसका एरिया ए है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा, करेक्ट। ए इंटू एल इसका वॉल्यूम हो गया, करेक्ट। अब जब ए इंटू एल इसका वॉल्यूम हो गया, अब अगर हम कहें एटॉमिक नंबर डेंसिटी एन है, तो एन इज एटॉमिक नंबर डेंसिटी। थोड़ा बात को समझने की कोशिश करिए। एटॉमिक नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है, यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम हैं, एटॉमिक नंबर डेंसिटी। ये यूनिट वॉल्यूम में नंबर हैं, इतने नंबर हैं यूनिट वॉल्यूम में, है ना, हाँ। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट वॉल्यूम, इसको एटॉमिक नंबर डेंसिटी कहते हैं। अब आपकी ये फॉइल में कितने एटम है ये बताओ, तो फॉइल में कितने एटम है, अगर एन एटॉमिक नंबर डेंसिटी है, यूनिट वॉल्यूम के नंबर हैं, और ए एल टोटल उसका वॉल्यूम 80 ए इंटू टी, टी थिकनेस है ना, तो 80। तो ध्यान दीजिए आपका जो नंबर आएगा इसके अंदर एन इज टारगेटेड एटॉमिक टारगेटेड नंबर ऑफ एटम्स, टारगेटेड नंबर ऑफ एटम्स। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स टेकन इन गोल्ड फॉइल, नंबर ऑफ एटम्स इन गोल्ड फॉइल। तो ये आ जाएगा n इंटू कैपिटल V, दैट इज n इंटू 80। ये आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे जो गोल्ड फॉइल में हैं, जिनको हमने टारगेट कर रखा है, ठीक है ना। हाँ, अब आपका जो ये थीटा एंगल और जो पैरामीटर है, इसका रिलेशनशिप जो है वो बता रहा हूँ, है ना। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, और अगर आप कहेंगे तो डेरिवेशन मैं कर दूंगा, लेकिन वो फिर थोड़ा सा टाइम के बाद में करेंगे। अभी इस समय अपने पास इतना समय नहीं है, लेकिन मैं करा दूंगा आपको एग्ज़ाम से पहले पहले, एडवांस से पहले पहले करा देंगे, है ना। हाँ, क्योंकि ये 5-7 चीज़ें जो हैं ये अभी इन्होंने पूछा है, पहले नहीं पूछते थे। तो देखिए बी जो है इसका ये प्रोपोर्शनल होता है कॉट थीटा बाई 2। बी इज प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2। इम्पैक्ट पैरामीटर कॉट थीटा बाई 2 के प्रोपोर्शन में होता है। अगर मान लो मैं यहाँ कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉट थीटा बाई 2 जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू बी होता है। तो थीटा बाई 2 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कॉट इनवर्स बी होगा, कॉट इनवर्स बी होगा। तो थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू प्रोपोर्शन लिखेंगे जी, बराबर इक्वल नहीं लिखेंगे, प्रोपोर्शन लिखेंगे। 2 इंटू कॉट इनवर्स बी लिख सकते हो आप, ये थीटा प्रोपोर्शन में लिख सकते हो आप, 2 इंटू कॉट इनवर्स बी, करेक्ट। चलिए
अब हम बात करेंगे कि जो ये बी पार्टिकल है इसके अंदर ये स्कैटर्ड होता है, तो इसी एरिया के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, बी तक ही स्कैटर्ड होते हैं। तो अब मैं बात करूंगा स्कैटरिंग एरिया क्या है। तो एरिया ऑफ स्कैटरिंग में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये लो जी, एरिया ऑफ स्कैटरिंग यानी वो एरिया जिसमें स्कैटरिंग चालू होती है, जिसमें कॉलिजन चालू होता है, इसके बाहर कॉलिजन नहीं होता है, इस डिस्टेंस के बाहर कॉलिजन नहीं होता है, अंदर अंदर कॉलिजन होता है। तो एरिया ऑफ स्कैटरिंग होगा पाई इंटू बी स्क्वायर। रेडियस जी, बी तो रेडियस हो गया ना उस स्कैटरिंग का। ये लो, ये इसके अंदर अंदर स्कैटरिंग होती है, तो ये पाई इंटू बी स्क्वायर आपका स्कैटरिंग एरिया है। अब इस स्कैटरिंग एरिया के पर यूनिट एरिया पे जितना मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं उसे इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं। तो देखिए आई जो होता है इसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग। है ना, मैं आपको इसकी प्रोपोर्शनलिटी बता देता हूं। तो आई प्रोपोर्शनल टू जो नंबर स्कैटर्ड हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और ये प्रोपोर्शनल टू होता है 1/sin⁴ θ/2। ये स्कैटर्ड होता है। तो फ्रैक्शन ऑफ जो है ना ये टोटल इंसिडेंट, और इनका जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं कि कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए और टोटल मतलब इंसिडेंट कितने हैं, तो टोटल इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं। स्कैटर्ड का जो रेशियो आता है ना, तो देखिए फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल F इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। फ्रैक्शन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, फ्रैक्शन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। तो देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल अपॉन टोटल पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल अपॉन टोटल इंसिडेंट पार्टिकल्स। तो ये एफ आएगा आपका, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल अपॉन टोटल इंसिडेंट पार्टिकल्स। इसका जो नंबर आता है ये जो होता है ना, ये प्रोपोर्शनल टू कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। एक्चुअली बात में बड़ी क्लियर है, तो कितना सिंपल सा, आप अगर देखेंगे ना तो 1 मिनट में समझ में आएगी आपको बात। देखो हमने कहा कि कॉट θ/2 इज प्रोपोर्शनल टू बी, एरिया क्या है पाई बी स्क्वायर, तो भैया बी स्क्वायर के प्रोपोर्शन में ही तो आएगा। तो इसमें अगर एफ प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर लिख दिया तो कौन सा तीर मार दिया, इसको प्रोपोर्शनल टू कॉट स्क्वायर θ/2 ही तो लिखा है भाई। स्कैटर्ड तो उस एरिया में ही होंगे ना, तो वो हमेशा कॉस स्क्वायर θ/2 के प्रोपोर्शन में होते हैं। जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो सारी की सारी इलास्टिक मतलब एनर्जी कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। सारी कॉलिजन्स इलास्टिक कॉलिजन होती हैं, एक भी कॉलिजन ऐसी नहीं होती जो नॉन इलास्टिक होती हो। यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी अप्लाई होगा। सब कुछ अप्लाई होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्लाई ना हो। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यही चीज़ करीब करीब हमारे लाइट के लिए होती है। जब लाइट जो है हमारे पास तक आती है, जैसे अगर मैं सन के बारे में बात करूं तो सन से जो लाइट आती है आपके पास तक, हमारे घरों तक या हमारी आंख तक जो लाइट आती है, मैं उस लाइट के बारे में बात करता हूं। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा सन है, SUN सन हमारा है, ये हमारी धरती माता है, बेचारी छोटी सी होती है सन के सामने, बहुत छोटी सी होती है ना। अब इस सन के यहाँ से लाइट आती है, तो आपको मैं बताऊँ ये जो लाइट आती है ना, तो एनवायरनमेंट के अंदर, अर्थ के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स और वेपर पार्टिकल्स और जो है गैस पार्टिकल्स हैं अर्थ के चारों तरफ। आपके पास जो लाइट आती है वो स्कैटर्ड आती है,
स्कैटर्ड मतलब छितराई हुई लाइट आती है, छितराई हुई लाइट आती है। ये जो सन से जो लाइट आ रही है आपके पास तक, जो लाइट आती है वो स्कैटर्ड आती है, और उसकी जो इंटेंसिटी होती है, आपकी जो लाइट आ रही है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो भी जो मतलब मिनिमम स्कैटरिंग एंगल होता है ना, उसकी 4th पावर ऑफ साइन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होती है, राइट। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आई आती है ना, ये जो इंटेंसिटी आती है, ये लैम्डा की पावर 4 के प्रोपोर्शन में भी होती है, लैम्डा की पावर 4 के प्रोपोर्शन में भी होती है। ये मैं आपको वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा, राइट। तो इस तरह से आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो गया है। अब मैं आपसे एक बहुत ही क्लियर कट बात कहना चाहता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका पूरा हो गया है, मैटर वेव थ्योरी आपकी पूरी हो गई है, और क्या हो गया है आपका ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, और क्या हो गया है, और ये एक्सरेज भी पूरा हो गया है। आप अब सवाल करना शुरू कर दो, है ना, सारे सवाल कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब हमारा ये मॉडर्न फिजिक्स भी लगभग पूरा हो गया है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या बचा है, न्यूक्लियस बचा है बस, और रेडियो एक्टिविटी बची है। न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी ये दोनों टॉपिक एक एक टर्न के हैं, यानी कि 2-3 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे। वेव ऑप्टिक्स भी आपका 10-15 दिन का है। 10-15 दिन के बाद में फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेज चालू कर देंगे, वो भी 15 दिन का है। तो यानी आपका सिलेबस जो है अक्टूबर के अंदर समाप्त हो ही जाएगा। इसके बारे में कुछ विचार करने की ज़रूरत है ही नहीं, समझ गए। तो आप लोग थोड़े से एक्टिव हो जाओ, कंप्लीट काम करिए, ठीक है। इसके मैं कुछ डाउट्स करवा दूंगा HC वर्मा की बुक में से, ठीक है, ओके।